वाई HDFC बैंक एक बहुत ही ज्यादा प्रेफर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन। क्यों इतने सारे लोग HDFC बैंक को लेके बावले होते हैं? क्यों न्यूज चैनल्स हमेशा फोकस करते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट्स HDFC बैंक का क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंगली निवेश क्यों करा जाता है? इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखोगे आपके दिमाग के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बिकॉज हम बैक डेट करके पूरी हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि वाई HDFC बैंक इज अ वेरी प्रेफर्ड चॉइस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो चलिए आज का वीडियो हम गुलाब जामुन खाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है, याद रखिए कि कहीं ना कहीं किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हाउस की या बिजनेस की नींव होती है एक बिजनेस लीडर। 46 ईयर्स अपने समर्पित करने के बाद मिस्टर दीपक पारेख ने आज से कुछ महीनों पहले रिटायरमेंट लिया HDFC बैंक से। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 33 इयर्स के एज के थे जब चेज मैनहट्टन नामक एक बैंक में ये वर्क करते थे। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, अच्छे प्रमोशंस हो रहे थे और पैसा भी बहुत कमा रहे थे। याद रखिए विदेश में डॉलर और पाउंड में कमाने का मजा ही अलग रहता है। लेकिन 1978 में हालांकि उनकी सैलरी मोर देन डबल थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने डिसाइड किया विदेश को छोड़ के स्वदेश में आने के लिए। जब उनके अंकल HT पारेख ने कहा कि यार हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में बैंकिंग इंडस्ट्री में, तुम आके हमको क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? आप लोगों को बता दूं जब उन्होंने यहां पर आके ज्वाइन किया तो उनकी सैलरी मीगर 3500 रुपीज की बेसिक सैलरी चल रही थी और 500 रुपीज का HRA चल रहा था। उस समय पे उनको अपॉइंट किया गया एज द डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ HDFC। ये सोचकर उन्होंने ज्वाइन किया कि कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप फेज में जब आप ज्वाइन करते किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो एक्सपेरिमेंट करने मिलता है जो आपकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छा हो सकता है। साथ में बिकॉज अंकल ने ही ये कंपनी डाली है तो ये हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज इन इंडिया। याद रखिए कि हर कहानी रैग्स टू रिचेस नहीं होती है। यहां पर दो चीजें नोटिस करने वाली बात होगी। पहली बात है वो ऑलरेडी 33 इयर्स के एज तक विदेश में काम कर रहे थे, मतलब पैसे की कमी नहीं थी। द वेरी फैक्ट दैट वो पढ़ लिख के बाहर ही काम कर रहे थे और प्लस उनके एक अंकल जो इतने इन्फ्लुएंशियल है, जो खुद एक बैंक चालू कर रहे हैं इंडिया में, वो भी अर्ली 80s एंड 90s में, दैट इटसेल्फ सेज कि वो कोई नॉर्मल क्लास ही नहीं था। एंड इट इज नॉट रॉन्ग, हर कहानी जरूरी नहीं है रैग्स टू रिचेस हो। काफी सारी कहानी होती है एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से लेकर रिच तक पहुंचने के लिए भी। तो यहां पर वो आते हैं और उसके बाद अपना कार्यकाल में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है HDFC बैंक के होम लोन्स एज वेल एज उन्होंने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी पूरे कॉन्ग्लोमेरेट की। इनका पहला चैलेंज जो आया था इनके टेन्योर में वो था जब इनका IPO आया। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट सीख है आप लोगों के लिए। IPO का कोट था 100 रुपीज पे, लेकिन ये बहुत समय तक 80-85 तक ही कोट करता रहा। इसका मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा था शेयर बाजार के IPO के हिसाब से। और आज देखिए हर कोई उसी कंपनी में निवेश करना चाहता है। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि IPO प्राइसेस कैन नॉट डिफाइन हाउ गुड और बैड अ कंपनी कुड बी। इनफैक्ट आप लोगों को बता दूं कि इन्फोसिस, HDFC बैंक, जितनी तहलका मचाने वाली आज की कंपनीज आप देख रहे हैं, उन्होंने उनके इनिशियल पब्लिक ऑफर के समय पे अंडर परफॉर्म किया था। और यहां पर हम लोग हैं कि पूरी तरह से ताबड़धूम डांस करते करते कोई IPO नहीं आता है, सब कुछ शोर शराबा करके उस पर कूद पड़ते हैं और स्टेलर लिस्टिंग पे हम ताता थैया करते हैं, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। नेक्स्ट चीज आपको समझना पड़ेगा, 2-3 साल स्ट्रगल करने के बाद इनको फाइनली एक अच्छा बोरोवर मिला। इनका पहला बोरोवर था रेमी डियोस करके नाम था, जिसने 35,000, ध्यान से सुनिए, 35,000 रुपीज का लोन लिया था घर बनाने के लिए, दैट टू इन मुंबई, आई गेस थाने में। जी हाँ, थाने में अपना घर बनाने के लिए। बाय द वे कमेंट्स में बताओ आज थाने में अगर हमको बंगला बनाना पड़ेगा तो वो 35,000 में और कितना ऐड करना पड़ेगा तो हमारा बंगला आ जाए? तो थोड़ा कमेंट्स में बताइए ताकि नॉन मुंबई वासियों को भी पता लगे महंगाई कितनी बढ़ गई। एनीवेज, यहां पर अगर आप फोकस करते हैं HDFC बैंक की जो ग्रोथ हो रही थी वो अपने 2 स्टेप फॉर्मूला से कर रही थी। पहला था कंजर्वेटिज्म, दूसरा था अपने माइंडलेस चेजिंग, लोन्स पे नहीं करना है फॉर ग्रोथ। जहां की बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स जो मिला जैसे मिला, उसकी औकात हो कि नहीं हो लोन पे रीपे करने की, वो किसी को भी लोन दिए जा रहे थे। HDFC बैंक ने डिसाइड किया कि हम स्ट्रक्चर्ड वे में जाएंगे, हम उन्हीं को लोन देंगे जो लोग लोन को रीपे बैक कर सकें, अदरवाइज इधर उधर हम नहीं देंगे। साथ में कंजर्वेटिज्म, बिकॉज वो अपने ड्यू डिलिजेंस, चेकअप, सारी चीजें करते थे ताकि उनके NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासेस सबसे कम रहे।
बाय द वे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर 90s में जब इनको बैंकिंग लाइसेंस मिला, टू बी वेरी प्रिसाइज 1994 में आरबीआई ने दिया था, तो उसने काफी काया पलटी थी, बिकॉज लास्ट 30 इयर्स में इट हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स। लेट 90s में फिर ये अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को लॉन्च किया, विच इज नाउ हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट, इनफैक्ट इट हैज द हाईएस्ट AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट। फिर अर्ली 2000s में ये इंश्योरेंस में भी कूद गए, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द प्राइवेट इंश्योरेंस स्पेसेस भी वो हैं। तो आप देख रहे हैं, एक अगर नोटिस करेंगे कि हर डिकेड में ये कुछ ना कुछ एक नया करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक हर साल ये कूदने की कोशिश करें, दे वेट एंड देन दे फाइंड द गुड अपॉर्चुनिटी, इनोवेशन के बेसिस में कूदते हैं। बिकॉज मैंने 1994 की बात करी है, जब इनको आरबीआई ने लाइसेंस दिया, तो उस समय पे मलेशिया के सिटी ग्रुप में आलीशान अपने कमरे में बैठ के चिल करते थे और बढ़िया काम करते थे एक एग्जीक्यूटिव। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिस्टर आदित्य पुरी जी की। आदित्य पुरी जी वहां के 50 टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो आते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड सिटी बैंक के, उस समय पे वो काउंट किए जाते थे, मतलब छोटी मोटी बात नहीं थी। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगर हमें अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाना और वहां पर और तगड़ा परफॉर्मेंस करना है, जब अब लाइसेंस मिल गया है, तो लेट्स ब्रिंग ऑन बोर्ड मिस्टर आदित्य पुरी। तो आप अगर नोटिस कर रहे हैं, समय समय पे इन्हें हायरिंग बहुत अच्छे तरीके से करी थी। आज के समय पे मैं बात कर लूं तो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, ये प्राउड होने वाली बात है, वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है एचडीएफसी बैंक। पहला आता है बैंक ऑफ अमेरिका पहला आता है जेपी मॉर्गन $417 बिलियन के नेटवर्थ के साथ। उसके बाद आता है बैंक ऑफ अमेरिका, आईसीबीसी, और उसके बाद एचडीएफसी जिसका $180 बिलियन तक का हाथ है। आप लोगों को बता दूं इंटरेस्टिंगली कि इस पूरे सिचुएशन में आईपीओ का ही फेलियर नहीं था, आने वाले समय पे और भी इश्यूज आए, जैसे यूटीआई यूएस 64 का कोलैप्स आया था, जो बिगेस्ट म्यूचुअल फंड स्कैम। हमारे चैनल पे स्कैम प्लेलिस्ट है, जाके आप चेक करो, हमारे चैनल पे जाओ, स्कैम प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पर आपको सारे स्कैम्स मिलेंगे। उससे उभरे 2001 का सत्यम फ्रॉड, सत्यम के बारे में बताया, ये सारी चीजों से वो उभरे और उसके बाद आज एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा बना है। तो अगर नटशेल में कहूं कि वो 3 रीजन क्या है जिसने एचडीएफसी बैंक को दी एचडीएफसी बैंक बनाया, वो है पहला, हर डिकेड में कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना, सोसाइटी और इंडस्ट्री के साथ पेस ताल में ताल मिलाना, दैट इज नंबर 1। सेकंड, हमेशा गुड हायरिंग करी गई राइट फ्रॉम बिगिनिंग। जब अंकल जी ने बुला लिया अपने मिस्टर दीपक पारेख को और उसके बाद मिस्टर आदित्य पुरी को, जब दीपक पारेख जी ने ही टिक मारा कि हाँ भाई इसको लो, तो दैट इज द सेकंड थिंग। एंड तीसरा, गुड प्रैक्टिसेस, हमेशा ड्यू डिलिजेंस करना, जितना हो सके अपने पूरे प्रोफेशनलिज्म में रहना, ये सारी चीजों ने एचडीएफसी बैंक को बनाया दी एचडीएफसी बैंक। मेरा तो ये मानना है कि मिस्टर पारेख हो गए या मिस्टर एएम नायक हो गए, जो एलएनटी के हैं, उनको कहीं ना, बाय द वे एलएनटी पे अगर आपको कहानी चाहिए कमेंट्स में एलएनटी लिख दीजिए, बिकॉज मैं एलएनटी पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के लिए जल्द लाने वाला हूं। तो मुझे तो लगता है कि मिस्टर पारेख एंड मिस्टर नायक जी को ना आई थिंक भारत रत्न देना चाहिए, जस्ट लाइक हमारे देश में सम्मानित किया जाता है मिस्टर टाटा को। ये लोग भी, इन्होंने भी कम कंट्रीब्यूशन नहीं है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, छोटा सा टारगेट 15,000 लाइक्स का है, अगर आप वो लोग करेंगे दिल से अच्छा लगेगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।